नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इजराइल तन्हा होता जा रहा है। हाल ही में अचानक यूरोपीय मुल्कों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन के हक़ में बयान देने शुरू कर दिए। हद उस वक्त हो गई जब यूरोपीय यूनियन ने इजराइल के साथ अपने समझौतों पर दोबारा नज़र डालने यानी नज़र सानी का ऐलान कर दिया। इस पर इजराइल नाराज़ है। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली जैसे मुल्क फ़िलिस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं। इस मौके पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक बार फिर दुनिया को गुमराह करने के लिए ये बयानबाजी की जा रही है या इसकी वजह उन पर पड़ने वाला अपनी ही आवाम का दबाव है। फ्रांस ने शिद्दत पसंद इजरायली मिनिस्टर्स को हटाने की भी मांग कर डाली। नेतन्याहू ने इस हद तक कह दिया कि यूरोपीय मुल्क ऐसा करके हकीकत में वो हमास की मदद कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूरोपीय मुल्कों के इस बदलते रुख के नतीजे में फ़िलिस्तीन को यूरोप की तरफ से मान्यता मिलेगी। इस पूरे मामले को जाने माने एनालिस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही ने ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास के साथ ख़ास बातचीत की है। इसमें उन्होंने बहुत ही गहराई से कई पहलुओं पर चर्चा की है। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको ईरान रेडियो हिंदी का लिंक भी मुहैया कर रहे हैं ताकि आप उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और उनकी ज़्यादा वीडियो देख सकें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें, समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोपीय मुल्कों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इजराइल से जताए जाने वाली नाराज़गी हकीकी है या फिक्स मैच और नूरा कुश्ती है। सौरभ कुमार शाही ने अहमद अब्बास से इस सिलसिले में खुलकर चर्चा की है। आइए देखिए सौरभ कुमार शाही ने क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम। अचानक यूरोपीय देशों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से फ़िलिस्तीन को लेकर बयान आने लगे हैं। यूरोपियन यूनियन की इजराइल के साथ पार्टनरशिप डील को रिव्यू करने का ऐलान कर दिया गया, जिस पर इजराइल ने भारी नाराज़गी जताई है। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली कई देशों ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठाई है और फ़िलिस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बात कही है। फ्रांस ने तो स्मोट्रिच और बेन गवीर को मंत्री पद से हटाने की मांग रख दी है और कहा है कि इन दोनों को हटाने के बाद मुद्दों के बारे में इजरायली गवर्नमेंट से कोई बात होगी। नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के लिए कहा है कि वो ट्रंप से अपनी विवाद की बातें और खींच मिटाने के लिए इजराइल को निशाना बना रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये बयान आ रहे हैं, वहीं ब्रिटेन जैसे देश इजराइल के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। खबर है कि साइप्रस से उड़ान भर के ब्रिटिश शैडो एयरक्राफ्ट R1 ने गजा में सर्विलांस का मिशन पूरा किया और ये इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का अमल पूरा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये सारी बयानबाजी क्या खाली नूरा कुश्ती है या इसमें कुछ गंभीरता भी है। तो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए रूबरू में हम बात करेंगे सौरभ कुमार शाही साहब से। तो फ़िलिस्तीन के मसले पर और फ़िलिस्तीनियों के बारे में हमें अचानक एक बदला हुआ टोन नज़र आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स की तरफ से, लीडर्स की तरफ से। सौरभ कुमार शाही साहब से हम समझेंगे कि एक तो बड़े अहम जो बयान आए हैं। सौरभ कुमार शाही साहब, रूबरू में आपका स्वागत है। अगर हम अहम बयानों की बात करें तो कुछ बयान इसमें ऐसे थे जिस पर इजराइल ने रिएक्ट किया, नेतन्याहू ने जिस पे बयान दिया। मैक्रों का एक बयान आया था कि सबसे पहले स्मोट्रिच और बेन गवीर को बाहर निकालें, उसके बाद फिर बात हो। उसके अलावा और बयान जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रहे हैं, ये इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? अचानक से कैसे ये हरकत कैसे पैदा हो गई यूरोपियन यूनियन में? जी देखें, इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि ये सारी चीजें जो हो रही है, हरकत जो आप वेस्टर्न कंट्री से देख रहे हैं, इसमें 90% चीजें जो है वो गुड फेथ में नहीं की जा रही। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके दिल में कोई मतलब ऐसा बदलाव आ गया है, कोई ये है ना, ये कोई इंसानी हुकूक का सडनली जो है उस पर फोकस करने लगा। मैं ये नहीं कहता कि सब वैसे ही है, हो सकता है जैसे स्पेन के जो पार्टी सत्ता में है, जाहिर है कि वो लेफ्टिस्ट पार्टी है तो उसके
अपनी आइडियोलॉजी जो है वो मिलती जुलती है उस चीज से जो उसके प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री जिसमें आप ये देख रहे हैं ये गुड फेथ में नहीं हुआ है, ये प्रेशर से हो रहा है। क्यों हो रहा है? अव्वल तो ये कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के परफॉर्मेंस को देखें पिछले 18-19 महीनों में, तो एक चीज जो बिल्कुल वाज़ह हो जाती है वो ये हो जाती है कि इन्होंने ये जो इनका पुराना एक तरीक़ेकार था जिसमें ये कोशिश ये करते थे कि नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा के इजराइल को बचा ले जाता। ये जो है हमें समझना बड़ा जरूरी है कि इनका ये मकसद ये होता था बताना कि देखिए नेतन्याहू जो है अनरीजनेबल हैं, नेतन्याहू हो सकते हैं जेनोसाइडल हैं, लेकिन नेतन्याहू और इजराइल में फर्क है। और लिबरल दुनिया उसको मानती भी थी, है ना। वेस्टर्न अखबारों में जो ओपन एड आते थे उसमें इस तरह की चीजें बोली जाती थी कि नेतन्याहू इज बैड फॉर इजराइल, फलाना ये। अब ये सब ढकोसला जो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया है? देखें कि लगातार ट्रैकिंग सर्वेज जो हैं वो इजरायली पब्लिक की हो रही है, यानी उनसे पूछा जा रहा है कि उनके क्या ख्यालात हैं, उनका मतलब एक रेंज ऑफ सब्जेक्ट। और 82% के आसपास जो इजरायली पब्लिक है वो जो सोचती है उसमें और नेतन्याहू में धागे भर का कोई फर्क नहीं है। जी जी। अब मसला ये है कि इसको आप कैसे, जिसको हम कहते हैं ना कि इसको पीआर जो है उसको बनाने की कोशिश करता है, उसको गुड दिखाने की कोशिश, आप कैसे दिखाएंगे? तो जब आपकी जनता जेनोसाइडल है, आपकी जनता का मानसिकता जो है जेनोसाइडल है, तो आप वाइडर वर्ल्ड को कैसे बताएंगे कि इजराइल जो है वो बढ़िया है और नेतन्याहू खराब है, जबकि पूरी की पूरी पब्लिक और नेतन्याहू के परफॉर्मेंस में कोई धागे भर का फर्क है। एक चीज। दूसरी चीज ये, इन्होंने ये भी बार बार कोशिश करते हैं दिखाने की कि देखें अगर अभी चुनाव होंगे तो नेतन्याहू के कोalition को 48 सीटें आएंगी, वो इलेक्शन हार जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जेनोसाइड पे इलेक्शन हार जाएंगे। अरे और भी तो चीजें होती है ना। हुकूमत, एक सरकार जब इलेक्शन में जाती है तो सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर थोड़ी ना जाती है। आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खराब है, आपके हो सकते हैं कि आपने जो वादे किए होंगे उसको लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके, तमाम चीजें उसमें आपने उस तरह से उसको पूरा नहीं किया। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने वादे किए होंगे, इन्फ्लेशन पे आपने वादे किए होंगे। तो ये कहना कि अभी अगर आइंदा चुनाव होते हैं और उसमें 48 सीट ही उनको आएगी, इसका मतलब ये है कि जनता इनके जेनोसाइडल पॉलिसी को नकार रही है। झूठी बात, ये बेकार बात है। इसमें वक्त जो है जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली जिन सवाल में उनसे पूछा गया है उसका अब मसला ये है कि आप इस ओवरवेलमिंग एविडेंस को कैसे नकारें। तो ये जो आप यूरोपियन कंट्री का जो रद्द अमल देख रहे हैं, और साथ में जो एक आध कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की जो कंट्रीज हैं, उनका रद्द अमल इसलिए है क्योंकि बड़ी मशक्कत से उन्होंने जो 70 साल में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ग्लोबल ऑर्डर जो उन्होंने बनाया था, वो ऑर्डर उनके आंखों के सामने कोलैप्स। मैं यहाँ पे एक एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूँ दर्शकों से। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जर्मनी के वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हेड हैं, उन्होंने जर्मनी के पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे ही मतलब इनफॉर्मल कहीं कोई पार्टी शार्टी में मिले होंगे, वहां पे उनकी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में बिजनेस मीटिंग्स करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग यही चीज पूछते हैं कि तुम लोग जेनोसाइड को क्यों करते हो, और बार बार हमसे कह रहे हो कि रशिया पे सैंक्शन जो है उसको आप फॉलो कीजिए, क्यों हम करें। तो ये प्रेशर इनके यहाँ एक तो पब्लिक की है, आप देख ही रहे हैं हर सैटरडे संडे किस तरह की रैली, किस तादाद में लोग निकल रहे हैं, और तमाम मुश्किलात के बीच निकल रहा है, तमाम रेस्ट्रिक्शंस के दरमियान में ये लोग निकल के रैलियां कर रहे हैं। तो ये प्रेशर उन पे माउंट कर रहा है कि उनको कुछ करते हुए दिखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका दिल जो है वो परिवर्तित हो गया, वो ये वैसे ही रेसिस्ट है, ये वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन अब प्रेशर इतना बन गया है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। या तो हम इजराइल का साथ देते रहें खुलेआम, और अपने जो जिस वर्ल्ड ऑर्डर को हमने एक बनाया था, जो रूल बेस्ड ऑर्डर हम बार बार बात करते हैं, उसको ध्वस्त हो जाने दें, या उस रूल बेस्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं ना भागते भूत की लंगोट सही, उसको उसकी लंगोट बचाने किसी तरह से। वो कोलैप्स तो हो ही रहा है, जो उसकी थोड़ी बहुत जो मलबा है उस मलबे को बचाना।
सही। शाहिद साहब, यूरोपियन यूनियन ने एक रिव्यू की बात की कि इजराइल के साथ जो डील है, पार्टनरशिप डील, इसको हम रिव्यू करेंगे। इस पर भी इजराइल से बड़ा रिएक्शन देखने में आया। ये किस तरह की थ्रेट थी और इजराइल के लिए कितना संजीदा मामला था? देखिए, वो अव्वल तो थ्रेट तो इजराइल का किसी चीज पे भी आएगा, क्योंकि देखिए वो कंप्लीट गुलामी आपसे चाहता है। वो ये जो रिश्ता है इसमें ना नुकुर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वैसा है जैसा कि आप समझें कि एक बादशाह और गुलाम का रिश्ता होता है, जिसमें आप गुलाम, आप ये नहीं कह सकते रात को 3 बजे बोले कि पानी लेके आओ, तो आप नहीं कह सकते कि सर ये कोई टाइम हो पानी पीने का। ठीक है, वो कंप्लीट गुलामी खोजता है, क्योंकि उसको उसकी आदत है कंप्लीटली ये गुलाम रहे इतने सालों से जो भी वेस्टर्न पावर का। तो उसमें थोड़ा भी इख्तलाफ, कहीं मामूली भर का भी इख्तलाफ हो, मामूली भर की भी कोई शिकायत हो, तो वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आदत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात। ये जो एग्रीमेंट की बात है, कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा की चीज से है, जिसके कारण उनके इंटरनल सोसाइटी में जो एक तरह से जिसको कह सकते हैं अनरेस्ट पैदा हुआ है, वो एहतसाबी बहरान। वो इससे नहीं है कि वॉर चली, वो तो चली रही है, लेकिन इक्तिसादी बहरान इस तरह का है कि इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल ड्राई अप कर गया। क्योंकि कौन जो कंट्री सिक्योरिटी के मामले में स्टेबलाइज नहीं हो, वहां कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा, है ना। पॉलिटिकल डिसीजन आपका हो सकता है, वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन तो नहीं हो सकती ना, कि मैं $25 बिलियन लगा दूं, पता चला 2 मिसाइल गिर गया उसके ऊपर में और वो चिप की फैक्ट्री जो है डिस्ट्रॉय होगी, तो उसमें हमारे तो 25 बिलियन चले गए। सही। तो ऐसे सूरत हाल में ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन यूरोपियन यूनियन के साथ है, वो इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तमाम चीजों पे उसके टैक्स हाई ड्यूटी जो है वो लगी रहेगी। और ये इससे में कोई दो राय नहीं है कि इससे वो तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि इट इज हर्टिंग हिम, इट इज अटैकिंग इजराइल वेयर इट एक्चुअली हर्ट्स। तो उसको लेकर दूसरी चीज जो जिसके कारण वो तिलमिलाया है, वो है वो कि कितने मेंबर स्टेट ने इसकी हिमायत की है, यानी इस प्रोसेस को तोड़ने की। तो 27 में से 17 मेंबर स्टेट कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 10 मेंबर स्टेट कह रहे हैं कि इजराइल के पक्ष में हम हैं। उसमें कुछ ऐसे हैं जो एब्सटेन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें और कुछ दिन रुकना चाहिए, करना चाहिए, यानी। लेकिन मेजोरिटी तो आपको 14 पे ही आ गई। तो अगर 17 देश कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक द टाइड हैज टर्न। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है समझने को, कि इजराइल ने बड़ी मेहनत से पिछले 10 सालों में यूरोप की जो नियो नाजी पार्टीज थी उसके साथ में उसने अपने संबंध बनाए। अब कहने के लिए आयरॉनिकल लगेगी कि भाई इजराइल का नाजी पार्टी के साथ, लेकिन चूंकि वो भी एक किस्म के नाजी ही है, मानसिकता वही है, और यूरोप की नाजी पार्टी जो है, नियो नाजी पार्टी, उनका प्राइमरी दुश्मन जो है मुसलमान है। तो उनको लगा कि कॉमन दुश्मन के लिए हम एक महाज जो है वो तैयार कर सकते हैं, एक इकट्ठा कर सकते हैं। और बड़ी मेहनत की इन्होंने, चाहे वो हॉलैंड में हो, चाहे वो हंगरी में हो, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, तमाम जगहों पे इन्होंने मेहनत की। अब मसला ये है कि सबसे पहले संबंध तोड़ने के बाद जिन 2 देशों ने की है, उसमें एक स्पेन और एक इटली है। स्पेन में तो चले लेफ्ट की गवर्नमेंट है, इटली में तो लिटरल फासिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, जिसके साथ इन्होंने पूरे जलबहियां डाल के इन्होंने काम किया था। तो उससे वो चिढ़े हुए हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह कि ये जो अग्रीमेंट तोड़ने की जो बात हुई कि ये जो हम इनके साथ कोऑपरेशन अग्रीमेंट कर रहे हैं, इसको सस्पेंड कर दें, ये प्रपोजल भी पेश किया नीदरलैंड्स ने, जहां पर की पार्टी सत्ता में सेंटर राइट पार्टी के साथ एक अल्ट्रा राइट पार्टी जो है उनके कोलिशन में। तो उनको भी नागवार गुजर रहा है, इस लेवल पे वो पहुंच गए। ऐसे ऐसे लोग, इस हफ्ते में मैं कुछ ऐसे, बोनो जो सिंगर है, बहुत फेमस U2 जो बैंड है, हमारे बचपने में सबसे मशहूर बैंड में से वर्ल्ड में काउंट होता था, उसके सिंगर हैं, बहुत भयानक प्रो इजराइल सपोर्टर, वो इस हफ्ते बिदक गए। पियर्स मॉर्गन इस हफ्ते बिदक गया। तो यानी वो एक टाइट टर्न हो रही है। हालांकि मैं बार बार अपने दर्शकों को हर जगह एक ही बात कहता हूं, जिसका मतलब ये नहीं है कि कल इजराइल कोलैप्स हो रहा है या परसों स्थिति जो है वो सुधर जाए, पर इसका मतलब ये है कि एक चर्न जो है वो आ गया है, एक जिसको कहते हैं बदलाव जो है उसका इनिशिएशन हो गया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है उस मुआशरे में जहां पे ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप हमने 70 साल देखा है वेस्ट और इजराइल के तरफ। जी
शाही साहब, बहुत अहम पॉइंट था ये कि ये लोग का ये गुड फेथ में इस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं। मैं एक खबर देख रहा था कि ब्रिटिश स्पाई एयरक्राफ्ट शैडो R1 सर्वेलेंस के लिए ये साइप्रस से उड़ के गजा पे उड़ रहा है और इजराइल के साथ इसका शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्रोसेस जारी है। तो उससे ये लग रहा है कि शायद एक इसके साथ ही मैंने वो भी आपने पॉइंट उसकी तरफ इशारा किया कि इजराइल की इमेज को बचाने की फिक्र इन मुल्कों को पड़ी है कि इमेज इसकी बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही है। तो नज़र ये आ रहा है कि वो कहने को बयान भी हो जाए, लेकिन जो की इश्यूज़ हैं जैसा भी इंटेलिजेंस शेयरिंग का, उस पर किसी तरह से कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, वो उसी तरह से जारी है। जी, इसमें असल में क्या है कि इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये हर देश के लिए थोड़ा अलग है। स्पेन और इटली सही मायने में उन्होंने चीजें जो है टाइट की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेन के बाया आने वाले हथियार जो हैं वो आज से फर्ज करें 1 साल पहले जो उसकी तादाद, जो भी उसकी अमाउंट रही होगी उसका 5% भी नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इटली के केस में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, आयरलैंड के केस में ऐसा देखने को मिल रहा है, फ्रांस कई मामलों में बहुत टाइट कर रहा है। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि इजराइल के जो, देखें क्या होता है ना मसला, कि इंस्टीट्यूशन की अपनी मेमोरी होती है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात करते हैं। अगर 2 इंस्टीट्यूशन गलबहियां डाले हुए हैं 70 साल, तो आप उससे ये तवक्को आप नहीं रख सकते कि वो इमीडिएटली उनका आपस में जो है हट जाए। यही रीजन है कि आप देखें ना टर्की में जो है इतने साल से एर्दोगान की हुकूमत है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप तो मेंटेन है, चाहे आप हवा पानी जो भी दे दीजिए ऊपर जो भी बोल। तो अगर आप यूरोपियन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जिस तरह का इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ है इजराइल का, उस तरह का और किसी देश के साथ। तो ये रीजन है कि सबसे लास्ट में अगर आप मेजर चर्न देखेंगे वो इन 2 देशों में आप देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये तेजी से बदल रहा है, जैसे इवन इन द केस ऑफ फ्रांस ये तेजी से बदल रहा है। अगर तो ये जून वाला जो कॉन्फ्रेंस है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें फ्रांस ने कहा है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को और हम इंटरनेशनली इसको इस तरह से बनाएंगे कि इस पे अब प्यूनिटिव मेजर हो, यानी इस पे पनिशमेंट हो कि अगर आपने उस दिशा में, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की दिशा में अगर आपने कदम नहीं बढ़ाए हैं, उसकी तरफ कवायद नहीं है, तो हम इस पे प्यूनिटिव मेजर डालेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज। हालांकि इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि फ्रांस सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, हो सकता है फ्रांस के इंटेलिजेंस एजेंसी अभी भी उनके साथ काम कर रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो मैंने कहा मेमोरी जो है वो बहुत वो धीरे धीरे बनती है और फिर धीरे धीरे टूटती, उसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये देखना है कि जून महीना बड़ा इंपॉर्टेंट इस मामले में हो जाएगा, उसमें देखना है कि ये क्या चर्न कोई अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक चीज। दूसरी ये कि कुछ देशों में कदम थोड़े और आगे बढ़े। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप वीजा फॉर्म भर रहे हैं और आप इजरायली हैं या डुअल सिटीजन, तो आपको उसमें भरना पड़ता है कि क्या आपने गजा में सर्व किया है, और उस बिना पे आपके वीजा जो है वो रिजेक्ट की जाता है। सुनने में बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन किसी भी वजह, मैं बार बार अपने दर्शकों को बोलता हूं कि ख्याल ये रखिए कि ये मास्टर स्लेव रिलेशन है ना, महमूद और अयाज वाला मामला है ना यहाँ पे। बिल्कुल। अब अयाज जो है वो अगर थोड़ी हिमाकत करे तो वो बड़ी बात है ना, कि उसके लिए कि जो आप उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो वहां पे थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो है आ रही है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गुड फेथ में नहीं आ रही, ये प्रेशर से आ रही जी। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कोई बड़ा लव लॉस्ट है पैलेस्टाइन को लेकर, लेकिन जो प्रेशर लोगों का है, अपने वोटर्स का है, वो इतना अनबियरेबल हो रहा है कि उनको लग रहा है कि वी शुड एटलीस्ट बी सीन डूइंग समथिंग, और वो जो है पुश इफेक्ट वहां पे दे रहा है जी। शाही साहब, हमने ये देखा मार्को रूबियो की हियरिंग चल रही थी अमेरिकी पार्लियामेंट में, सवाल उस पर लेके उठे। एक तो चीज़ मुझे ये नज़र आई कि मुझे याद नहीं है, कोई रिपब्लिकन सेनेटर थे जो बहुत ही एकदम सटीक इस तरह से सवाल कर रहे थे यूक्रेन के मसले पे कि ये बताइए कि वहाँ पर वॉर क्राइम्स हुए हैं या नहीं। तो मार्को रूबियो का जवाब था हुए हैं। तो कहा कि ये पुतिन
वो वॉर क्रिमिनल हैं या नहीं, हाँ या नहीं पे इस तरह का सवाल जवाब। लेकिन जब गजा का मसला था उठा जरूर, बातें भी आई, लेकिन इस तरह से इतना मुखर होके कोई नजर नहीं आया। मुझे इंतजार था कि कोई इस तरह का सवाल भी करता। देखिए अमेरिका में तो बड़ा मुश्किल है, उस जिस तरह से यहूदी लॉबी का वहाँ कब्जा है उस तरह का कब्जा किसी देश पे, यूके वगैरह में भी देखिए ये जो इनका बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज में गदर हो गया। अभी तो आपको सुना होगा, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, जो वहां की सबसे बड़ी यहूदी लॉबी है, बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज कहते हैं, उसके अंदर से खुद यहूदियों ने गदर कर दिया कि भैया मेरे बस का अब नहीं है इजराइल को डिफेंड। बट अमेरिका में इस तरह का कोई गदर आप मेन स्ट्रीम जूइश लॉबी में नहीं देखेंगे। जे स्ट्रीट और इस तरह के और हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वहां पे जो आप इस तरह के जो एक्टिविटीज देख रहे हैं वो जो है वो यहूदी कर रहे हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम ग्रुप के नहीं है। वहां पर एडीएल और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर से आप ये नहीं देख रहे हैं, तो सबसे मुश्किल अमेरिका में भी होगी। लेकिन एक चीज वहां भी देखने को मिल रही है, वो परमिएट करके टॉप एचेलॉन पे नहीं पहुंची है, लेकिन नीचे जिसको हम कहते हैं कि सतह के नीचे बुलबुला जो है वो ये है कि जो देखिए रिपब्लिकन पार्टी आज के दिन में 2 धड़े में बटी। एक तो न्यूकॉन्स है जिसमें रूबियो और इस तरह के लोग हैं जो पुराने अपने ख्यालात पे चल रहे हैं, इजराइल को खुश करना या अपना जो उनका जो जायनिस्ट क्रिश्चियंस हैं उस देश को खुश करना, और एक मागा क्राउड है जिसमें मजोरी टेलर ग्रीन है, जिसमें टकर कार्लसन है, जिसमें और भी तमाम लोग हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये हमको इससे विड्रॉ करना चाहिए, गजा में हमें एक पोजीशन लेनी चाहिए, ईरान के मसले पे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये एक तफरका जो है वो ऑलरेडी पड़ गया है और दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है कि पब्लिक अटरेंसेस जो रिपब्लिकन पार्टी में लोगों की होती है वो वाइल्डली डिफरेंट होती है। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई बिल्कुल दूसरे छोर पे कह रहा होता है ना। तो वो इसलिए भी है क्योंकि वो ये पार्टी के अंदर जो ये एक चल रही है, इसको कशमकश चल रही है, उसको वो दर्शाता है कि ये चीज जो है वो बॉइल अप होके टॉप एचेलॉन पे आ रही है। लेकिन जब दुनिया में सब जगह इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि जेनोसाइड है, तो सबसे लास्ट में अमेरिका तस्लीम करे। ये कोई अभी की बात नहीं है। आपको याद होगा जब अपार्थाइड का मामला था साउथ अफ्रीका में जी, तो सबसे अंत में यूके और यूएस आए ना। जब पूरी दुनिया के सारे देश पलट गए थे तो यूके और यूएस में, क्योंकि ये जेनोसाइडल, देखिए ये दोनों सेटलर कॉलोनियल जेनोसाइडल पावर है। तो इनके लिए ये कहना कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, सेटलर कॉलोनियल है, तो उसमें वही बात हो जाएगी कि वो एक उंगली उसके तरफ कर रहे हैं तो 4 उंगली उनके अपनी तरफ। अमेरिका ये आईसीसी का विरोध क्यों करता है? क्योंकि जिस दिन वो ये मान तस्लीम कर लेगा कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है, उस दिन तो फिर ये भी तस्लीम करना पड़ेगा ना कि अमेरिका ने वो सारे जेनोसाइड किए जो इजराइल ने किया। ऐसा कौन सा काम है जो इजराइल ने किया जो अमेरिका ने? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इंडिविजुअली भी किया है और अब पार्टी टू द क्राइम भी, दोनों सूरत हाल है ना। मतलब आप पार्टी टू द क्राइम भी हैं क्योंकि आप यू आर असिस्टिंग इजराइल इन कमिटिंग जेनोसाइड, बट यू हैव इंडिविजुअली आल्सो कमिटेड जेनोसाइड इन अफगानिस्तान, इराक, फलाना ढिमकाना, हैती, इधर उधर 50 जगह। तो इसीलिए वो अमेरिका में आपको ये सुनने को अभी नहीं मिलेगा। उसमें हो सकता है हम आप बूढ़े हो जाएं तब तक जाके वो चेंज आए, लेकिन वहां भी चेंज आने लगा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि आप क्यू का सर्वे आप देख रहे होंगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरल जनता में फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट इजराइल से ज्यादा हुआ है, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। पहले क्या होता था, कम एज ग्रुप में हो रहा था अभी पिछले 5-10 सालों से, 18 से 24 के एज ग्रुप में, 24 से 30 के एज ग्रुप में, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में वो आगे अभी पहली बार इस महीने हुआ है, इंक्लूडिंग रिपब्लिकन जिसमें अब बराबर के हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको छोटा ना आंका जाए कि रिपब्लिकन में अगर बराबर का सपोर्ट है। बिल्कुल। शाही साहब, एक बयान रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रैंडी फाइन के वो आप गजा पर न्यूक्लियर हमले की इन्होंने बात की, इसको आप क्या ऐसे झुंझलाहट में दिया बयान देखते हैं या क्या है इसके पीछे? नहीं, देखिए उससे इन लोग की तो औकात नहीं है। इस तरह से इसको समझाया जाए, यहूदी है खुद भी और दिमागी तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सही स्थिति में वो आदमी है भी। तो उसके पुराने भी बयान हैं ये, पर मेरा ये कहना है कि अब रख लिया कट बयान है।
आपको याद है अहमदीनेजाद के ज़माने में एक बयान को तोड़ मरोड़ के पूरी दुनिया ने कैसे 15-20 साल तक उस बयान को घसीटा, जब उसने कहा था कि इजराइल को धरती से हट जाना चाहिए, जबकि वो एक उसका मतलब जो है फिजिकल से नहीं था, उसका मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से था कि ये जो जायनिस्ट स्ट्रक्चर है इसका इसको धरती से मिट जाना चाहिए। सही है। ये उस देश के सदर ने कहा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन इसको कैसे दुनिया ने चलाया, अभी लोगों ने चुप्पी साध ली है। हालांकि हम ये जानते हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो हम उस पर वक्त जाया नहीं करना चाहते, लेकिन एटलीस्ट मैं ये हिपोक्रेसी दिखाना चाहता हूं कि जब अहमदीनेजाद का वक्त था, अहमदीनेजाद के टाइम में और इसके टाइम में जो ग्लोबल रिएक्शन थे, जो रद्द अमल थे, उसमें ग्लोबल मीडिया की जो हिपोक्रेसी है वो आपको यहाँ पे साफ नजर आएगी, स्पेशली इस मामले में कि यहाँ उस देश के सेनेटर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात कही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अनलाइक इन द केस ऑफ अहमदीनेजाद जहाँ न्यूक्लियर वेपन नहीं। सही। शाही साहब, आखिरी में मैं चाहूँगा कि यमन की तरफ से अटैक हुए और अभी हालिया अटैक जो था जिस पे अफरा तफरी मच गई बिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर, उसके वीडियोस भी आई, आप इस सेगमेंट को कैसा देखते हैं, यमन से जो अभी हमले जारी हैं इस वक्त? देखिए, यमन ने तो बार बार कहा है कि वो हमले जारी रखेगा। इजराइल की कोशिश यही होगी कि उसके भी लीडरशिप को मारा जाए, जिस तरह से हसन नसरल्लाह को शहीद किया गया, उस तरह से कोशिश उनकी यही होगी। मसला ये है यमन और लेबनान में कि इजराइल का उस तरह का वहाँ पे स्पाई नेटवर्क नहीं है जिस तरह का लेबनान में स्पाई नेटवर्क इनकी थी, और जिसकी मदद से इन्होंने जो है कई असैसिनेशन जो है किए और किए जा रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पर उसकी कोशिश लगी रहेगी, क्योंकि वो कोई अगेन वो आसान तो है नहीं, वो लगातार मिसाइल से हमला कर रहा है, और वही बात है ना कि वो एक IRA, आपको याद होगा, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो यूनाइटेड किंगडम के अगेंस्ट में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक जमाने में एक बयान दिया था। उन्होंने कोई बॉम्ब छुपा के रखा था मार्गरेट थैचर के किसी कमरे वमरे में, और वो बॉम्ब जो है वो पता चल गया, मतलब वो एक्सपोज हो गया था। तो लोगों ने बड़ा हंगामा किया था। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि लुक, यू हैव टू बी लकी एवरी टाइम, वी हैव टू बी लकी एवरी टाइम, जस्ट वंस। तुमको हर बार लकी होना पड़ेगा, हमको एक बार लकी होना है। हमारा लक को बस एक बार काम करना है। तो वो अगर आप ये पूरे यमन से जो रॉकेट आ रही है उसमें आप देखिए कि वो 10 रॉकेट बेशक आप रास्ते में रोक लें, एक अगर बेन गुरियन पे गिरती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, या उसका जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है वो बहुत दूर तक जाती है। तो आई थिंक ये जो ख्यालात है उसके मद्देनजर जो है वो यमन ये हमले कर रहा है कि ठीक है, तुमने 10 रोके होंगे, तुमको हर बार लकी होना, यू हैव टू हिट माई मिसाइल एवरी टाइम, आई हैव टू बी लकी वन। और वो हर कुछ दिनों पे एक बार लकी हो जाते हैं कि मिसाइल वहां गिर जाती है, तो वो फिर कई एयरलाइन जो हैं जो वापस शुरू करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भैया, आप लोग को 1 महीना बाद आगे कर देते हैं। तमाम एयरलाइंस ने कैंसिल कर रखा है और वो उनके लिए एक मुश्किल का सबब है। जी, शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने इस पूरे आर्ग्यूमेंट पे, पूरी डिबेट पे, पूरे मौजू पे बहुत विस्तार से इसके पहलुओं को समझाया। धन्यवाद आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।